नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड को कई सरकारी भवनों से बकाया भवन कर नहीं मिल रहा है, जिनमें राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक शामिल है। बोर्ड ने कई बार बकाया राशि के भुगतान के लिए पत्राचार किया है, लेकिन बकाया भुगतान लटका हुआ है। ऐसे में कैंट बोर्ड को स्टाफ और पेंशनर्स को वेतन भत्ता देने के लाले पड़ चुके हैं। तो वहीं बकाया हाउस टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेस ये कह रही है कि अगर सरकारी संस्थान ही टैक्स अदा नहीं करेंगे तो निकायों की व्यवस्था कैसे चलेगी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सियासत जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कैंट बोर्ड का किन सरकारी संस्थानों पर बकाया है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। चाहे मुख्यमंत्री आवास का जिक्र किया जा रहा हो, चाहे एफआरआई का जिक्र किया जा रहा हो, या फिर राजभवन का ही जिक्र क्यों ना किया जा रहा हो, अगर सभी आंकड़ों को मिला लिया जाए तो करोड़ों की ऐसी राशि है जो टैक्स है वो आज भी नहीं दिया गया। सीएम आवास, राजभवन पर भी हाउस टैक्स बकाया है। आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आपका पहले परिचय करवा देती हूं। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। संदीप चमोली जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के। और संजय नागपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन सभी लोगों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सीएम आवास राजभवन का टैक्स लटका, वसूली में दून कैंट बोर्ड की हालत खस्ता। बकाया हाउस टैक्स पर कांग्रेस ने पूछा, ऐसे कैसे चलेगी कैंट बोर्ड की व्यवस्था। देहरादून के गढ़ी कैंट छावनी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बीजापुर गेस्ट हाउस, एफआरआई समेत कई प्रमुख सरकारी भवन हैं। इन सभी भवनों पर छावनी परिषद का लाखों रुपया हाउस टैक्स बनता है, लेकिन बोर्ड को कई सरकारी भवनों से बकाया टैक्स नहीं मिल रहा है। इनमें राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, बीजापुर गेस्ट हाउस और एफआरआई शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास पर 85 लाख से ज्यादा का कर बकाया है, वहीं राजभवन पर करीब 10 लाख रुपए बकाया है। सबसे ज्यादा भारतीय वन अनुसंधान केंद्र एफआरआई पर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। सीएम आवास पर 85 लाख रुपए बकाया, राजभवन पर 10 लाख रुपए, बीजापुर गेस्ट हाउस पर 20 लाख रुपए टैक्स बकाया, संयुक्त अस्पताल प्रेमनगर पर 58 लाख रुपए टैक्स बकाया, एफआरआई पर 2 करोड़ 63 लाख बकाया, आईजीएनएफए सीएसएफओएस पर 2 करोड़ बकाया। गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड की ओर से कई बार संबंधित संस्थानों को बकाया भुगतान के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन इसके बावजूद संस्थानों की ओर से भुगतान नहीं किया गया है। करोड़ों का टैक्स भुगतान नहीं होने से कैंट बोर्ड की हालत खस्ता है, विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, साथ ही स्टाफ और पेंशनर्स को वेतन भत्ते तक देने में परेशानी हो रही है। सरकारी संस्थानों के बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर राज्य और केंद्र के संस्थान ही निगम या कैंट बोर्ड का भुगतान लटकाएंगे तो इससे जनता में क्या संदेश जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिन भी संस्थानों का टैक्स बकाया है उसे अदा करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार के रहते बकाया टैक्स का कोई भुगतान क्यों नहीं किया गया। राजभवन का, माननीय मुख्यमंत्री निवास का, गढ़ी कैंट स्थित अन्य क्षेत्रों का यदि हाउस टैक्स और अन्य कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो ये इसको उचित व्यवस्था नहीं कह सकते। और मैं समझता हूँ सरकारी अंगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, सरकारी संस्थानों की अधिक जिम्मेदारी है कि वो अपने सरकारी दायित्वों के साथ साथ इन दायित्वों का भी निर्वहन करें कि जो संबंधित विभागों के देय हैं, चाहे नगर निगम हो या कैंट बोर्ड हो, उनके जो देय हैं उनका भुगतान उचित समय पर, जो भी समय निर्धारित होता है उस पर किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा लगातार जो ये कर छावनी बोर्ड का जो कर को सारी राज्य सरकार को भुगतान करना था उसको कम किया गया है और उसको आगे भी लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए, उनको जवाब भी देना चाहिए कि 2012 से 2017 के बीच उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री आवास में उनके मुख्यमंत्री थे, राजभवन भी उनके उसमें था, चाहे अन्य विभाग जहाँ जो बकायेदार हैं, तो उस पर उस समय एक भी पैसा उनकी सरकार में छावनी बोर्ड को भुगतान नहीं किया गया। इसके बारे में उनको जरूर जवाब देना चाहिए। नगर निकायों या कैंट बोर्ड की आय का सबसे मुख्य स्रोत भवन कर होता है।
लेकिन जब सरकार भवनों का ही बकाया लाखों करोड़ों में होगा और इसे अदा करने में संस्थान लापरवाही करेंगे तो निकाय या कैंट बोर्ड की हालत पतली होना तो लाजमी है, जिसकी भेंट आखिरकार जनता के लिए हो रहे विकास कार्य चढ़ते हैं। अब देखना होगा कि देहरादून कैंट बोर्ड के भारी भरकम बकाया टैक्स भुगतान को लेकर सरकारी संस्थानों की ओर से तेजी दिखाई जाती है या इसके लिए आगे भी बस पत्राचार ही जारी रहता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के पास देखिए ओपनिंग रिमार्क्स के तौर पर 1 मिनट का वक्त रहेगा, कोई किसी को नहीं टोकेगा और दूसरी बारी में आप लोग एक दूसरे से सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन 1-1 मिनट आप सभी को दिया जाएगा पहले फेज में। तो शुरुआत नवीन ठाकुर जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और ये कारण जानना चाहूंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है जो अब तक टैक्स जमा नहीं हो पाया है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर यह सही परंपरा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो चाहे भाजपा की सरकार है, क्योंकि टैक्स के माध्यम से विकास के कार्य होते हैं, टैक्स के माध्यम से ही जो है कर्मचारियों के वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो ये परंपरा ठीक नहीं है। अभी मनवीर जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में 1 रुपए भी टैक्स जमा नहीं किया गया, हमारे शासनकाल में बकाया टैक्स जमा किया गया। अभी राजभवन का 13 लाख रुपए जमा किया गया, लेकिन मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। मेरा मानना है कि कोई भी चीज है अगर बकाया है तो उसके लिए जो है जो भी विभाग जिम्मेदार हो, चाहे राज्य संपत्ति विभाग है, उनसे जो जवाब तलब होना चाहिए और निश्चित तौर पर अब मामला संज्ञान में है, उसको देखा जाएगा कि क्यों जो है टैक्स जमा नहीं हुआ अब तक। और ये जरूरी प्रक्रिया है, दोनों सभी संबंधित विभाग है, एक विभाग से दूसरे विभाग में तो टैक्स जाना है, तो ऐसा किन कारणों से नहीं हो पा रहा, इसको दिखाया जाएगा और निश्चित तौर पर इस परिपाटी को, परंपरा को बदला जाएगा। ठीक है संदीप चमोली जी, अब एक परंपरा के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, चूंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई अगर टैक्स नहीं जमा किया जाएगा तो किस तरीके से सरकार को बेसिकली आप लोग निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पर भी ये सवाल हो रहा है कि आपके टाइम के जो टैक्सेस थे वो भी तो आप लोगों ने जमा नहीं किए थे, उस पर क्या जवाब देंगे आप? चित्रा जी, सबसे पहले तो सदैव ये देखा गया है कि जब सत्ता में रहने वाली भाजपा से सवाल किया जाता है तो सदैव ये पीछे कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। चित्रा जी, अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोगों के समय में टैक्स जमा नहीं हो पाया तो हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारी भूल को सुधारते हुए, क्योंकि अब तो लगातार दूसरी बार आप सत्ता में, हमारी भूल को सुधारते हुए आप क्यों नहीं टैक्स आपने अब तक जमा कर दिया। आपने 3-4 मुख्यमंत्री बदल दिए, आपको लगभग 7वां-8वां वर्ष इस प्रदेश में दोबारा राजनीति करते हुए हो गया है। तो चित्रा जी, अगर सरकार की संवेदनाएं बची हुई हैं, अगर मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातों को न कर सरकार जनहित के मुद्दों पे ध्यान दे रही है तो तत्काल प्रभाव से सरकार जो कैंट के काम प्रभावित हो रहे हैं, सरकार को इस बात पे चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार की इच्छा शक्ति विकास की है तो आप पैसे को तत्काल प्रभाव से जमा कराइए और जो जनहित के कार्य रुक गए हैं, जो पेंशनों को पेंशन मिलनी, कर्मचारियों को वेतन मिलना, तो तत्काल प्रभाव से लागू हमारे राज्य के लोग हैं उनके साथ। चलिए ठीक है, 1 मिनट का वक्त हो चुका है। ठीक है, मैं लौटूंगी संदीप जी, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी का रिएक्शन इस मुद्दे को लेकर क्या है? चूंकि ये मुद्दा भी संवेदनशील है, हमें समझना होगा कि लंबे अरसों से जो टैक्स है वो नहीं दिया जा रहा है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। क्या रिएक्शन यूकेडी का? चित्रा जी, 24 में यदि सरकार ही बोर्डों के पैसे को टैक्स के रूप में नहीं जमा करेगी तो ये व्यवस्था होगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी नहीं दिया इसलिए हमने दिया। अरे भाई, कांग्रेस ने नहीं दिया, हम फिर क्या उसी तरीके से व्यवस्था को चलाएं? मगर क्या इन 24 वर्षों में एक देखने को मिल रहा है कि सरकार उंगली उठती है तो सरकार दूसरी पार्टी को बदनाम लगाती है, जबकि होना यह चाहिए कि कांग्रेस की गलती हुई है तो उसका सुधारीकरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार को तमाम जो टैक्स पे करने से कर देते ताकि बोर्ड को अपनी व्यवस्था चलाने में कोई दिक्कत न आए। और अगर दूसरे का सहारा लेकर गंदगी को छुपाने का प्रयास करते तो ये तरफ ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका असर कितना होगा? संजय नागपाल जी, आप समझा पाएंगे ये टैक्स ना देना, आप सरकार पर सवाल खड़ना, इसका असर कितना होगा?
देखिए, बिना टैक्स कलेक्शन के ना तो सरकारें चलती हैं और ना कोई विभाग चलता है। बिल्कुल। प्रदेश सरकार की हालत खुद ही खस्ता चल रही है। हाँ। ये देखिए कि प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। हाँ। हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं ये भारत का ये प्रदेश कहीं श्रीलंका ना बन जाए। 80,000 करोड़ जो है वो कर्ज में डूब गया है। अपना भी परेशान है और अपने जिनको देनदारियां हैं उनको भी ये देनदारी नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आने वाला समय उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतर नहीं कहा जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने कर्ज की सीमा जो है वो 10,000 करोड़ अब कर दी है, लेकिन इतना कर्ज लेकर के पहाड़ की सड़कें बदहाल हैं, व्यवस्थाएं बदहाल हैं, तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जी ठीक है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो श्रीलंका का भी जिक्र संजय नागपाल जी ने किया है, नवीन ठाकुर जी, और ये सवाल देखिए आप लोगों से भी किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ हम उत्तराखंड में नहीं बल्कि कई राज्यों में हम देखते हैं कि सरकारें जो हैं, राज्य सरकार वो कर्ज ले लेती हैं और कर्ज लेने के बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इन योजनाओं को लागू किया जाएगा, इन योजनाओं पर काम किया जाएगा, महिलाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उसका असर राज्य सरकार के रेवेन्यू पर कितना ज्यादा पड़ता है। आपको नहीं लगता कि ये जो टैक्स का मुद्दा चल रहा है, जो जिस तरीके से संजय नागपाल जी ने बोला, ये उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में? जी, मैं दो बातें कहूंगा। पहले तो शांति प्रसाद भट्ट हमारे बड़े भाई हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात को सुन लेते। केवल जो है दुर्घटना से पहले ही भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस पे बात डाले। मैंने कांग्रेस पे बात ही नहीं डाली। मैंने कहा कि जिस प्रकार की परिपाटी चली आ रही है, कांग्रेस ने भी जमा नहीं किया या हमारे टाइम पे थोड़ा जमा हो, ये नहीं होनी चाहिए, परंपरा टूटनी चाहिए। मैंने ये कहा। ये सीधा कह रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, तो थोड़ा शांति भाई सुना करो मैंने क्या कहा क्या नहीं। सीधे दुराचार से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर सीधे एकदम मत बोला करो कोई भी बात। दूसरी बात, मुझे इस बात से सख्त ऑब्जेक्शन है। संजय नागपाल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि श्रीलंका बनती देनी नहीं, कमाल की बात करते हैं आप। थोड़ा आप तो वरिष्ठ पत्रकार जानकारी रखते होंगे, सड़कें खराब दिखाई दे रही है। आप उत्तरकाशी नहीं गए क्या? आप केदारनाथ नहीं गए क्या? आप बद्रीनाथ नहीं गए क्या? संजय नागपाल जी, आप हरिद्वार नहीं गए क्या? आप शिमला पास ना घर से निकलिए। मुझे लगता है घर में बैठे रहते हैं आप लोग, आपको सड़कें नहीं दिख रही, आपको विकास नहीं दिख रहा उत्तराखंड का। तो निश्चित तौर पर आप भी दुर्घटना से प्रेरित हैं जो आपको विकास नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में ये कह रहे हैं कर्ज बढ़ता जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्व घाटा उत्तराखंड का कम हुआ है और हमारा राजस्व संग्रह बढ़ा है। जीएसटी कर संग्रह में उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से 1% ऊपर है। राष्ट्रीय औसत 18% का है और हमारा जो कर संग्रह का औसत है 19% है। आप देखिए शिमला बाईपास कितना शानदार नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। आप देखिए ऋषिकेश से कटरा तक रेल लाइन जो है कितने तेजी के साथ काम चल रहा है। आज कांग्रेस के शासनकाल में है, पहले 1.5-2 घंटे लगते हैं हरिद्वार जाने, आज आप फटाफट 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। आपको जो विकास नहीं दिख रहा है। और आपके शासनकाल में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावित थी, रेल सेवाएं कितनी प्रभावित थी। ठीक है, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, आप सड़क की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की बात कर रहे हैं सर। लेकिन यहाँ पर ये बहुत हैरान कर देने वाला है कि बार बार नोटिस के बावजूद भी अभी तक जो टैक्स है वो जमा नहीं हो पाया है। मुझे सबसे बड़ा ताजुब तो मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगता है कि 2009 से, ये बहुत लंबा वक्त हो जाता है ना सर, कि 2009 में देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपकी सरकार भी नहीं आई या फिर कांग्रेस की सरकार नहीं आई, कांग्रेस भी रही उससे पहले भी, 2009 के बाद भी, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त आप लोगों ने भी बिताया है उत्तराखंड में। तो इस परंपरा को तोड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों ने क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, मैंने वही कहा। मैंने आपने पंक्ति सुनी, मैंने कहा इस परंपराओं को तोड़ने की जरूरत है और ये परिपाटी नहीं चलनी चाहिए, इस परिपाटी को बदलने की जरूरत है। क्यों नहीं जमा हुआ, इसको जो है संबंधित विभाग, चाहे राज्य संपत्ति विभाग हो, चाहे और जो विभाग हो जिनकी जिम्मेवारी है ये सरकारी भवनों का टैक्स देने की, उन सबको जो है संबंधित विभागों से जो है जानकारी ली जाएगी। ऐसा क्यों अब तक? और ये हमारी सरकार में हुआ कि राजभवन का जो है, अभी तो आप 23 लाख दिखा रहे हैं, उससे पहले 40 लाख के करीब था। 2 किस्तों में राजभवन का टैक्स भी जमा हुआ है, अन्य भवनों का भी टैक्स जमा हुआ है। मैं फिर उस बात पे नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में 1 रुपए भी जमा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हुआ, उन्होंने अगर जो गलती की हम नहीं दोहराएंगे, हम उन व्यवस्थाओं को बदलेंगे, हम उन कमियों को ठीक करेंगे। गलतियां दोहराई जा रही हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ संदीप चौमाली जी से। ठीक है, संदीप चौमाली जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। संदीप चौमाली जी, देखिए 13 मार्च 2012 से लेकर 27 मार्च 2016 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रही है। अगर इस परंपरा को तोड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उठाई होती इन 690 दिनों में, तो मुझे लगता है कि इस परंपरा को आप लोगों ने भी तोड़ लिया होता। 2000 में कहा उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ और उसके बाद से सिर्फ 8 या 9 साल ही टैक्स दिया गया होगा। उसके बाद ऐसी स्थिति क्यों आ गई? ना तो कांग्रेस पार्टी ने बेड़ा उठाया टैक्स देने का, ना तो बीजेपी ने।
और अब एक दूसरे पर निशाना आप लोग साध रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के साथियों के उस चश्मे की तलाश कर रहा हूं जिसमें वो सदैव इस प्रदेश में चौमुखी विकास देखते हैं। जिस प्रदेश में तंग सड़क के कारण, खराब सड़क के कारण मरचुला जैसी दुर्घटना हो जाती है, जहां 50 से अधिक लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो जाती है कि वहां की सड़क खराब है। जिस प्रदेश में प्रसव पीड़ा से प्रतिदिन एक स्त्री का जन्म देते हुए, बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु हो जाती है, जिस प्रदेश के सारे हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन चुके हैं, अगर उस प्रदेश में लोग कह रहे हैं विकास है, तो आप समझ सकते हैं राजनीति में प्रदेश का जो भाजपा की सरकार है वो कितनी अंधी हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, अगर हम लोगों ने कहीं कमी छोड़ी है तो हम लोगों को कोसना, अगर भाजपा के सरकार, भाजपा के साथी चाहते हैं कि हमको ना कोसें, तो उनको इस टैक्स को भरने की आवश्यकता है, क्योंकि तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि हमने सरकार चलाई, मुख्यमंत्री कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। हम कह रहे हैं कि ये हमारी गलती थी, लेकिन इन लोगों को अब गलती को सुधारने का अवसर अगर इन लोगों को मिला है तो उनको बड़े बड़े भाषण यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि अगर आप ही टैक्स नहीं देंगे तो कैंट बोर्ड में जो लोग रहते हैं और जो लोग रहते हैं जिनको व्यावसायिक धन का कर देना है, जिनको आवास का कर देना, वो लोग क्यों कर देंगे जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कर नहीं भर रहा है। तो इनको अगर नाजीर पेश करनी है प्रवक्ता साथी को भाजपा के, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से उठकर वो कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएं और कहें कि भैया सबसे पहले टैक्स भरिए, जगह जगह प्रदेश की जनता हमको गलियाने का काम कर रही है। आप सोचिए चित्रा जी, उस व्यक्ति की क्या दशा होगी जो आपका चैनल देख रहा होगा, जब वो कह रहा है सरकारी नहीं भर रही तो मैं क्यों भरूं भैया, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस घर में रहता है वो ही नहीं भर रहा तो मैं क्यों भरूं भैया। तो भैया, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने भी यही सोचा होगा कि अगर पिछले कार्यकाल में बीजेपी ने टैक्स नहीं भरा। ठीक है संदीप जी, सवाल सुनिएगा। कहिए कि आप टैक्स भरिए। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि कहीं आप जैसा बोल रहे हैं कि अगर जनता भी देख रही होगी तो सोच रही होगी कि सरकार टैक्स नहीं दे रही है तो हम क्यों दें। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने भी फिर यही सोचा होगा कि अगर बीजेपी ने अपने कार्यकाल में टैक्स नहीं भरा तो हम भी नहीं भरते। देखा जाएगा आगे। चित्रा जी, हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं जनता के सामने। तो ऐसे एक सिंपल लाइन में तो मुझे लगता है वो भी नवीन ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और इस परंपरा को तोड़ेंगे। कल करना वो मैं करता, मैं मुख्यमंत्री से कहता कि महाराज आप इसको भरिए, प्रदेश की जनता हमको जो है नकारने का काम कर रही है। चित्रा जी, जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको कहिए, भाषण ना दीजिए, आप इसका सुधार करिए। ठीक है, वो कह रहे हैं शांति प्रसाद जी, संदीप जी की भाषण देने का वक्त नहीं है, ये वक्त है उस परंपरा को तोड़ने का। ये नवीन ठाकुर जी के शब्द हैं, इस परंपरा को तोड़ने का, इस परंपरा को तोड़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जितनी नवीन ठाकुर जी की है उतनी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी थी जब उनकी सरकार थी। अगर ये बेड़ा उठाया होता कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत हिम्मत बीजेपी ने भी की होती टैक्स भरने की। शांति जी। लेकिन निश्चित रूप से सरकारों का काम है अपनी संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना। यदि सरकार ही बोर्डों के टैक्स जमा नहीं करेगी तो उस बोर्ड की संस्थाएं चलेंगी कैसे। सवाल खड़े इस बात के हो रहे हैं कि क्या इन सरकारों ने यह मान लिया है कि हम सत्ता में जब तक सत्ताधीश बने रहेंगे तब तक हम सारे नियमों को उल्लंघन कर इसी तरीके जनता के हर काम में बाधा डालेंगे। जब टैक्स नहीं मिलेगा तो तनख्वाहें कैसे बटेंगी वहां बोर्ड में, कैंट बोर्ड में, सारी अव्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी। दूसरी बात, अभी भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि यूकेडी वाले ने ऐसे ही बोल दिया। अरे भाई, आपके मीडिया प्रभारी रणवीर चौहान बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जमा नहीं किया तो हम भी नहीं कर रहे। तो ये कोई सही तरीका थोड़ी ना है बोलने का। भाई, कांग्रेस ने गलती करी तो आपको सत्ता मिल गई, आप व्यवस्था सुधारिए। चित्रा जी, कितने दुर्भाग्य की बात है, चैनल पे बोल रहे हैं कि देश की आर्थिकी बढ़ गई, उत्तराखंड में हमने 1% भारत में सबसे ज्यादा टैक्स अर्जित किया और नौकरियां दे नहीं रहे, व्यवस्थाएं बन नहीं रही। ये कैसा विकास है कि कागजों में तो आप नंबर 1 बताते हो अपने आप को, मगर सड़कों पे लड़के पीटते हैं। सरकार का काम होता है सुरक्षा देना, व्यवस्थाओं को सुचारू चलाना और आम जनमानस को जो है उसके अधिकारों को दिलाना। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या उत्तराखंड में ठीक है? नहीं है। शिक्षा आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया और स्वास्थ्य की स्थिति यह लगा लीजिए कि रेफर सेंटर बने हुए हैं, हॉस्पिटलों में बच्चे एडमिट होते हैं तो उनको इलाज नहीं मिल रहा। कहने का मतलब है तो क्या किसी ये सरकार का फेलियर माना जाएगा? संजय नागपाल जी, ठीक है,
संजय नागपाल जी, ये सरकार का एक बड़ा फेलियर है जिसके जरिए सरकार तो झेलेगी, बाकी उत्तराखंड की जनता को भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। जी चित्रा जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा आप कह रहे थे कि टैक्स जमा करने में, टैक्स भुगतान करने में जैसे कांग्रेस की भूमिका रही, वही भूमिका भाजपा की भी रही है। मैं आपको और बता दूं कि राज्य स्थापना से लेकर के आज तक वायुसेना के विमानों का उपयोग तो सरकारें खूब करती हैं, आपदा प्रबंधन में भी होता है। 200 करोड़ का जो है रिकवरी भेजी हुई है अगस्त सितंबर 24 में ही। उन्होंने कई बार पत्राचार किया है कि हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा जब 200 करोड़ रुपए आप हमारा नहीं दे रहे हो। तो वायुसेना का 200 करोड़ बकाया है। सभी संस्थानों का देना ही नहीं चाहते, वो कांग्रेस ने भी नहीं दिया है, ना भाजपा ने दिया है। एक दूसरे के ऊपर ये ठीकरा फोड़ते हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया तो हम दे रहे हैं, हमने 5 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ दे दिया। अब 200 करोड़ तो वायुसेना का है। तमाम जो है ये छावनी परिषद का पैसा है और तमाम संस्थानों का पैसा है। बिजली विभागों के पैसे पेंडिंग रहते हैं, पानी का पैसा नहीं देते हैं। मतलब ये कोई विकासशील प्रदेश में कोई अच्छी योजना नहीं है, ये इनकी कार्यशैली नहीं है। बिल्कुल, क्या जवाब देंगे नवीन ठाकुर जी इसका? वो तो एक बड़ा आंकड़ा पेश कर देखिए, रहे हैं ना। मुझे लगता है डिबेट 3+1 चल रही है। संदीप जी कह रहे हैं विकास में दिख रहा है चश्मा। संदीप जी, चश्मा तो आपको लगाने की जरूरत है। इस प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, इसलिए इस प्रदेश लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। 2014 से लेकर अब तक आप देख लीजिए, जनता ने आपको विपक्ष में बिठा रखा है। 0 मिल रहा है आपको, 14 में 0, 19 में 0 और उसके बाद अभी 24 में 0। ऐसे विधानसभा में लगातार। उपचुनाव में कांग्रेस ने क्या झूठ नहीं बोला, केदारनाथ चुनाव में क्या क्या झूठ नहीं बोला, लेकिन प्रदेश की यशस्वी जनता ने, देवतुल्य जनता ने आपको आईना दिखाया ना। जनता को विकास दिख रहा है, जनता का विकास हो रहा है। इसीलिए जो है इस प्रदेश की आप बताइए क्या देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है आशीर्वाद दे रही है। और आप निश्चित रहिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही रहेगी, क्योंकि हम जनता को सर्वोपरि मानते हैं। आप सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं, हम जनता को सर्वोपरि मानते हैं। और जनता ने हमें बार बार जो है अपना बहुमूल्य समर्थन दिया है और इस बात पे मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, करती आई है, करती रहेगी। ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जैसे सरकार उम्मीद करती है आम जनता से कि समय रहते टैक्स और बकाया जो भी है उसका भुगतान किया जाए। तो मुझे लगता है ये उम्मीद आम जनता सरकारों से भी करती है कि भाई वो भी अपना टैक्स समय रहते जरूर दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये मुद्दा जो है वो पूरे उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि ना तो टाइम से लोगों को वेतन मिल पा रही है, जितने पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं दी जा पा रही है, और लगातार नोटिस के बावजूद भी अब तक मुख्यमंत्री आवास की बात हो, FRI की बात हो या फिर राजभवन की ही क्यों ना बात हो, संयुक्त चिकित्सालय की बात क्यों ना हो, जो टैक्स है वो अब तक नहीं दिया गया है। देखना होगा कि सरकार की नींद कब खुलेगी और ये टैक्स का जितना भी बकाया है उसका भुगतान कब होगा। इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।